हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुए जीएसटी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पहले जो टैक्सेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, जिसमें वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, उस टैक्स रिजीम में क्या कमियां रही होंगी जिसकी वजह से जीएसटी को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि जीएसटी के आने के पीछे मकसद क्या था और उस टैक्स रिजीम जो कि इसके पहले मौजूद था उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारा टॉपिक ये है, डेफिशिएंसीज इन द प्रीवियस वैट वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। पहले के इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में एक मैन्युफैक्चरर को उसके एक्साइजेबल गुड्स के लिए एक्साइज ड्यूटी एवं वैल्यू एडेड टैक्स वैट इंट्रा स्टेट सेल पर चार्ज किया जाता था। यहाँ इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर अगर सामान बनाकर बेचा जा रहा है, मतलब वो परचेजर और सेलर जो हैं वो एक ही स्टेट के अंतर्गत रहते हैं। हालांकि वैट डीलर अपनी बाद की इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर वसूलता तो था। मतलब कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस का कि एक वैट डीलर वैट स्टेट टैक्स के तौर पर, स्टेट वैट के तौर पर वसूलता तो था, लेकिन वो किस तरीके से वसूलता था उसका आगे का फॉर्मूला आगे दिया है। यहाँ पर दिया है कि बेसिक वैल्यू, जो हमारी बेसिक वैल्यू है यानी कि सामान की कॉस्ट प्राइस है जिस पे से मैन्युफैक्चरर ने उसको सामान को या तो रॉ मटेरियल से परचेज करके और फिर उसमें कुछ अपना एफर्ट डाल के बनाया होगा, तो वो बेसिक वैल्यू हो गई उस सामान की। फिर उस पे मैन्युफैक्चरर ने सरकार को एक टैक्स दिया होगा जिसको एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सेंट्रल वैट बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता था सरकार को। फिर उसके बाद वो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी उसको क्या करना पड़ता था कि कोई भी सामान अगर बेचा जाता है तो उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना। तो बिना लाभ के कोई सामान ऐसे बेचा नहीं जाता है, तो लाभ को ही प्रॉफिट बोलते हैं। तो उसमें डीलर फिर अपना प्रॉफिट भी लगाता था। तो उसके बाद मान लीजिए कि हमारा जो टोटल प्राइस बन रही है वो जेड। तो जो वैट होता था, वैट जेड का रेट R% होता था। परसेंट मतलब 1/100 कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है, जैसे 5% तो 5/100, 10% तो 10/100 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैट इज इक्वल्स टू वैट जो था वो था हमारा जेड इंटू रेट इंटू 100। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिर सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स सभी सर्विसेज पर टैक्सेबल हुआ करता था, केवल नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज एवं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को छोड़कर। तो नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं वो तो हम बताते हैं। जैसे उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी की सर्विसेज आती हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी बाहरी डिप्लोमेटिक मिशन की डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशन है उनका कोई मिशन है इंडिया में, वो कोई सर्विस दे रहा हो तो उनकी सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज में जोड़ा जाता है, उन पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था। लेकिन बाकी सभी जगह सर्विस टैक्स, जहाँ पे सर्विसेज हम सेवाएं प्रदान करते हैं या लेते हैं, उस जगह पर हमको सर्विस टैक्स सरकार को देना पड़ता था। पूर्ववर्ती यानी पहले के इनडायरेक्ट टैक्स फ्रेमवर्क में बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स थी। पूर्ववर्ती इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में कई ऐसे टैक्स दिए जाते थे जो कि आवश्यक रूप से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे। जब सामान मैन्युफैक्चरर किए जाते थे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी सेनवैट तथा स्टेट लेवल वैट, ज़्यादातर अगर हम आगे वैट की बात करें तो ये समझिएगा कि हम स्टेट लेवल वैट की बात कर रहे हैं अगर सिर्फ वैट बोल रहे हैं।
की उगाही की जाती थी। भले ही सेन वैट तथा स्टेट लेवल वैट दोनों ही वैल्यू एडेड टैक्स थे, लेकिन एक के बदले में दूसरे का टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सेन वैट जो है एक सेंट्रल लेवल यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला एक टैक्स था, जबकि जो वैट यानी कि स्टेट लेवल वैट है वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आने वाला टैक्स था। और एक बात, सेनवेट केवल मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर ही एप्लीकेबल था, यानी कि लिया जाता था, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स पर। तत्कालीन यानी उस समय का सेल्स टैक्स रिजीम जो इंडिया में था वह ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, यानी कि जब सामान बनता था उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो टैक्स लिया जाता था उसको ध्यान में रखते हुए उसे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन कहते हैं। तो वह ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सेंट्रल सेल्स टैक्स जैसे कि तथा मल्टी पॉइंट सिस्टम बेस्ड टैक्सेशन जिसमें स्टेट लेवल वैट आता है का कॉम्बिनेशन था, यानी सेल्स टैक्स रिजीम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन और मल्टी पॉइंट सिस्टम बेस्ड टैक्सेशन का कॉम्बिनेशन था। सर्विस टैक्स भी एक वैल्यू एडेड टैक्स था। सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के टैक्स क्रेडिट को सेंट्रल लेवल पर इंटीग्रेट किया गया था, यानी कि जो सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं और एक ही कैटेगरी के हैं तो उनका टैक्स क्रेडिट लिया जाना पॉसिबल था, लेकिन स्टेट के बदले सेंट्रल, सेंट्रल के बदले स्टेट का पॉसिबल नहीं था। सेंट्रल लेवल पर सेनवेट यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एवं स्टेट लेवल पर स्टेट वैट होने के बावजूद भी निम्नांकित कारणों से इन टैक्सेस का लागू किया जाना पीसमील और फ्रेगमेंटेड था, मतलब कि कॉन्टिन्यूस नहीं था। उसके क्या क्या कारण थे वो अब देखते हैं। पहला कारण, कई अन्य प्रकार के लोकल टैक्सेस का चलन था, जैसे लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जिनको वैट में शामिल नहीं किया गया था। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, अभी हमने आपको वो वैट लिए जाने का वो बेसिक वैल्यू प्लस एक्साइज ड्यूटी चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर प्लस प्रॉफिट बाय डीलर वाला बताया था। तो उसमें भी आप देखिए हम आपको दिखाते हैं उसमें, वो हमारी पिछली स्लाइड है एक, उसमें आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, इसमें क्या था कि हमने बोला ना कि यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर, तो जो ड्यूटी मैन्युफैक्चरर चार्ज भले ही कर रहा है अपनी क्लाइंट से, लेकिन बाद में वो देगा तो सरकार को ही, और उस पर ही वो यानी वो जेड में शामिल है, वो इस जेड में शामिल है, और यही जेड पर बाद में वैट भी लग रहा है, इसी जेड पर बाद में वैट भी लग रहा है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर भी लग रहा है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन। तो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेशन अर्थात सेनवेट की उगाही, टैक्स क्रेडिट ना मिल पाने की स्थिति, यानी इस केस में टैक्स क्रेडिट कैसे मिल सकता है, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। अगर एक ही तरीके के टैक्स एक के बाद एक लग रहे हो, मतलब हर एक स्टेज पे, तो उनका तो टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये वाली स्थिति तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है कि इसमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता, केवल तो इसमें देखा जाए तो घाटा तो मैन्युफैक्चरर और इन्हीं सब का है, जो डीलर है, सरकार को तो नहीं है। तो केवल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही सेनवेट की उगाही होती थी, उसके बाद नहीं होती थी। वैट यानी स्टेट वैट एवं सर्विस टैक्स का इंटीग्रेटेड ना होकर, जाहिर सी बात है सर्विस टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है तो जो वैट है वो तो स्टेट वैट का है, तो दोनों एक सेंट्रल लेवल का विषय हो गया, एक स्टेट लेवल का विषय हो गया, तो दोनों इंटीग्रेटेड नहीं थे। और कभी कभी ऐसा होता था किसी ट्रांजैक्शन का डबल टैक्सेशन हो जाना, यानी कि आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये भी देखा जा सकता है कि आप सर्विस दे रहे हैं, और ये भी देखा जा सकता है कि आप गुड्स दे रहे हैं, तो उस केस में उसको गुड्स के तौर पे भी टैक्सेशन हो जाना और सर्विस के तौर पे भी टैक्सेशन हो जाना, तो यानी वो डिफाइन नहीं था एक तरीके से ठीक से। अब जीएसटी के आने के बाद ये जो समस्या थी उन सब के लिए जीएसटी ने एक दवाई का काम किया है, क्योर का काम किया है। जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ
एट दैट टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजीम, टैक्स रिजीम। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तृत टैक्स स्ट्रक्चर है जो गुड्स एवं सर्विसेज दोनों को कवर करते हुए उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। नए कानून के अंतर्गत जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल पर एक साथ लागू करने के कार्य ने गुड्स और सर्विसेज दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया है। टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करने से व्यापारियों को रिलीफ मिला है और यह भी सुनिश्चित हुआ है कि सेनवेट यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तथा सर्विस टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो जाएं। प्रोड्यूसर पॉइंट यानी सामान यानी गुड्स जहां से मैन्युफैक्चर होता है, तो प्रोड्यूसर पॉइंट, या फिर अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज प्रोवाइडर पॉइंट से लेकर रिटेलर लेवल या कंज्यूमर लेवल तक टैक्स क्रेडिट के सेट ऑफ की एक कंटिन्यूअस चेन जीएसटी के आगमन ने स्टैब्लिश की है। जीएसटी रिजीम में पूर्ववर्ती यानी पहले के सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के एम्बिट में यानी जीएसटी की सीमा में सबस्यूम यानी उसमें एब्जॉर्ब हो गए। उन सबके जो अच्छे गुण हैं वो जीएसटी के अंदर आ गए हैं। तत्कालीन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स या सर्विस रेंडरिंग मतलब अपनी सर्विसेज देना कि कॉन्सेप्ट अब किसी भी प्रकार से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद से टैक्स की उगाही अब यानी टैक्स का लिया जाना अब सर्विसेज के ओरिजिन पर नहीं बल्कि उनकी सप्लाई पर होता है। मतलब जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे और टाइम ऑफ सप्लाई, ये दो चीज़ बहुत मैटर करती हैं जब हम जीएसटी लगाते हैं या चार्ज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उस दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। टैक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टैक्सो से हुई है, जिसका अर्थ है टच शार्पली या चार्ज। मतलब कि किसी पर चार्ज के दो मतलब है, एक हिट करना है और एक यानी वसूलना है, किसी से चार्ज करना है। वैट को भारत में 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का कॉन्सेप्ट था, मतलब स्टेट टू स्टेट वाले में तो था, इंट्रा स्टेट के केस में। इंट्रा स्टेट बिजनेस के केस में आउटपुट टैक्स यानी कि अगर सेल कर रहे हैं तो उस दौरान जो टैक्स मिलता था, और इनपुट टैक्स यानी कि जो सामान सेल कर रहे हैं वो जहाँ कहीं से अगर परचेज किया था तो उसकी रिबेट यानी छूट दी जाती थी। यानी वैट इज इक्वल्स टू था टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेजेस। अपने प्रदेश से बाहर के स्टेट से अगर कोई सामान परचेज किया जाता था तो ऐसी परचेज पर दिया गया सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स अपने स्टेट से यानी कि इंटर स्टेट सेल की बात करी जा रही है, दूसरे स्टेट को अगर सामान बेचा जा रहा है तो उसमें जो सीएसटी दिया गया है सीएसटी या कोई दूसरा टैक्स जिसको सेनवेट सेंट्रल वैट कह सकते हैं, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का कोई प्रावधान ही नहीं था। आईटीसी जो है तभी क्लेम की जा सकती थी, आईटीसी तभी क्लेम की जा सकती थी जब परचेज रजिस्टर्ड डीलर से की गई हो। हमने आपको एक बात बतानी थी कि जैसे आज जीएसटी के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि एक B2B ट्रांजैक्शन होता है और B2C होता है। B2B में वो आते हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग हैं, तो वो आपस में अगर एक कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं या वो सामान का सामान सेल परचेज करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। और एक होता है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर या क्लाइंट। तो जो B2C होता है उसमें एक पार्टनर जो होता है वो जीएसटी के क्षेत्र में जिसको सामान बेचा जा रहा होता है या जिससे खरीदा जा रहा होता है तो वो उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो हम वैट के केस में ये होता था कि अगर आपने सामान ऐसे व्यक्ति से खरीदा है और उसको टैक्स भी दिया है जो कि सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता था। ये इसकी एक कमी थी वैट की। फिर दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि सामान के मैन्युफैक्चरिंग पर लिया जाता था। कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंपोर्ट किए हुए गुड्स पर लिया जाने वाला एक टैक्स था। सर्विस टैक्स, इस टैक्स की शुरुआत भारत में 1994 यानी कि 1994 में यानी 1994 में हुई थी। उस समय यह टैक्स केवल टेलीफोन सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस और स्टॉक ब्रोकिंग
में लिया जाता था। लेकिन बाद में हुआ ये कि बाद में आते आते इसके दायरे में लगभग सभी सर्विसेज आ गई। सिर्फ वो नहीं आई जिनके बारे में बताया था, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल कई स्टेप में है। तो पहला स्टेप ये है कि क्या एक्शन है कि एक रॉ मटेरियल किसी मैन्युफैक्चरर ने खरीदा, परचेज किया रॉ मटेरियल, और मान लीजिए कि उसने 100 रुपये में, ये 100 रुपये में परचेज किया, और 100 रुपये का 10% टैक्स लगा। तो जो उसने जो टैक्स दिया वो 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये, यानी कुल सामान उसको पड़ा 110 रुपये का। फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि उसमें अपनी मेहनत लगा के या कुछ अपना सामान लगा के उसको रॉ मटेरियल को बेचने लायक या यूज करने लायक सामान में बदला। तो उसको मैन्युफैक्चर किया, तो उस पर उसको लगे 40 रुपीज़। तो फिर ये जो 110 रुपये था, अब उसमें उसने 40 रुपीज़ जोड़ा तो बन गया 150 रुपीज़। और 150 रुपीज़ का 10% टैक्स, ये 15 रुपये, ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर दिया जाने वाला टैक्स था। हालांकि ये टैक्स कौन सी कैटेगरी का है वो हम आगे आपको बताएंगे। तो टोटल बन गया ये 165 रुपीज़। आगे अब मैन्युफैक्चरर इसको होलसेलर को सेल करेगा। तो होलसेलर को सेल करेगा मैन्युफैक्चरर यानी प्रोड्यूसर। तो उसने क्या किया, उसने अपना प्रॉफिट इसमें जोड़ा। तो ये प्रॉफिट था हमारा 30 रुपीज़ का, यानी जो सामान यहाँ पर कुल मिला के 165 रुपीज़ में बना था, अब उसमें 30 रुपीज़ जोड़ा तो ये हो गया हमारा 195 रुपीज़ का। 195 का 10% टैक्स कितना हुआ 19.50। तो इस लेवल पर इस सामान की कुल कीमत हुई 214 रुपये, यानी 214 रुपीज़ और 0.50 पैसा। ठीक है। अब देखिए होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने वो सामान जो कि 214 रुपये 50 पैसा का था, अब उसको बेचा किसी रिटेलर को यानी खुदरा व्यापारी को। तो होलसेलर ने जब बेचा तो उसमें उसने अपना 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ा। आखिर जाहिर सी बात है, आखिर बेचेगा तो प्रॉफिट तो लेगा ही, तो उसने अपना 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ा। तो इन दोनों को प्लस किया तो हमारा आया 234.50। इसका जो 10% टैक्स था वो 23.45 रुपीज़। दोनों को प्लस किया और यहाँ हमारा इज इक्वल्स टू आया 257.95। तो यानी कि टोटल हमारा बनता है, टोटल हमारा जो इस लाइन का बनता है, इस लाइन का पूरा वो बनता है 679.50 रुपीज़। और जो टोटल टैक्स बनता है यहाँ से यहाँ तक का वो हमारा बनता है 67.95। तो जो सामान कुल मिला के रॉ मटेरियल के हिसाब से 100 रुपये का था वो यहाँ तक आते आते बन गया 747.45, है ना, इतने का हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस लगे हैं। पहले केस में यहाँ पे जो टैक्स लगा है वो लगा है हमारा स्टेट वैट। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस में इसने जो 10 रुपये दिया ये वाला वो स्टेट वैट का था। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर ने उसमें 40 रुपये का अपनी कॉस्ट लगा के वो 150 रुपीज़ में वो सामान जो है तैयार किया। अब मैन्युफैक्चर किया तो उस पर उसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जो कि हमारा कहलाता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या सेनवेट वो देना पड़ा उसको। ये तो सामान बन गया हमारा 165 रुपीज़ का। फिर क्या जो ये 19.5 रुपये है ये कौन सा टैक्स था, ये भी था स्टेट टैक्स। यानी कि देखिए एक पहले स्टेट टैक्स आया, पहले आया हमारा स्टेट टैक्स, फिर हमारा आया एक सेंट्रल टैक्स और फिर से हमारा स्टेट वैट का एक टैक्स आया। फिर अब हम देखते हैं कि ये वाला जो टैक्स है, ये वाला जो ये हमारा ये वाला टैक्स है ये कौन सा टैक्स है, ये हम देखते हैं ये टैक्स कौन सा है। तो वो है हमारा वो एक सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। यानी कि वो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, यानी कि स्टेट टैक्स आया, फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स आया, फिर स्टेट टैक्स आया, फिर सेंट्रल टैक्स आया। और हम बता चुके हैं कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के आईटीसी आपस में क्लेमेबल यानी दोनों को क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें कमी क्या आती है।
हाँ, तो सेंट्रल टैक्स जो है जिसमें आता है हमारा एक्साइज, आता था हमारा एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, और स्टेट टैक्स में हमारा आता था वैट। हालांकि लग्जरी टैक्स और बाकी छोटे जो अलग तरीके के टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो भी आता था। हम वैट की बात करें तो टैक्स क्रेडिट कुड नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट ईच अदर। इन दोनों के टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया जा सकता था। इस क्रॉस के निशान पे ध्यान दीजिए। सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स या सेनवैट के क्रेडिट क्या कुड नॉट बी क्लेम्ड एट ऑल एज इट वाज नॉट अलाउड, यानी इन दोनों के जो टैक्स क्रेडिट है इनको लिया जाना बिल्कुल अलाउड ही नहीं था। फिर वैट कुड ओनली बी क्लेम्ड अगेंस्ट वैट ऑफ सेम स्टेट एंड कुड नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट अदर स्टेट टैक्स, एग्जाम्पल लग्जरी टैक्स या एंट्री टैक्स। वैट जो स्टेट टैक्स था वो अगर इंट्रा स्टेट है उसी केस में उसका टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता था। इंटर स्टेट है यानी अपने राज्य से दूसरे राज्य की बात हो रही है, तो उसमें भी वो उसका टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर दूसरी बात, स्टेट का ही टैक्स है वैट, लेकिन स्टेट में और भी तरीके के टैक्स चलते थे जैसे लग्जरी टैक्स या एंट्री टैक्स, तो उनका भी, इन दोनों का भी आपस में टैक्स जो है क्रेडिट वो क्लेम नहीं किया जा सकता था। स्टेट वैट का इंट्रा स्टेट वैट से ही इंट्रा स्टेट स्टेट वैट से ही क्लेम किया जा सकता था। यानी सेंट्रल टैक्स क्रेडिट को किसी भी तरीके से स्टेट टैक्स क्रेडिट से क्लेम नहीं किया जा सकता था। ठीक है, बीच में क्रॉस का निशान लगाया। और स्टेट के वैट क्रेडिट को स्टेट के ही एंट्री टैक्स या लग्जरी टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स से भी क्लेम नहीं किया जा सकता था। हम होप करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।